नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों को आज पढ़ना है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 31 है जो कि निरसित हो चुका है, वो है संपत्ति का अधिकार। और उसके बाद में जो अंतिम होगा मौलिक अधिकार का वो होगा अनुच्छेद 32, 33, 34, 35 भी पढ़ना है। और लेकिन 32 क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब किसकी संस्कृति और किसकी शिक्षा संबंधी अधिकार? राइट टू एजुकेशन तो हम 21A के अंतर्गत बात कर ही चुके हैं। तो यहां पर बात की गई है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो अल्पसंख्यक हैं कौन, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक का उल्लेख नहीं किया गया। अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है लेकिन अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया है। मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक को डिफाइन नहीं किया गया। तब अल्पसंख्यक कौन होंगे? तो ये कहा गया न्यायालय के निर्णय के द्वारा कि अल्पसंख्यक जो होंगे, अल्पसंख्यक जो होंगे, ये अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात इंडिया के लेवल पर नहीं तय किए जाएंगे। ये कहाँ पर तय किए जाएंगे? राज्य स्तर पर तय किए जाएंगे। अगर किसी की भी जनसंख्या अगर 50% से कम है तो वो क्या माने जाएंगे? अल्पसंख्यक माने जाएंगे। फिर से समझिएगा, तो अल्पसंख्यक को तय करने के आधार क्या हैं? तो दो आधार है। एक तो है आपकी भाषा, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकते हैं, और दूसरा है धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर भारत में अल्पसंख्यक तय किए जाते हैं। अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा क्यों दी गई? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समस्त धर्मों का, समस्त भाषाओं का यहाँ पर समन्वय है, बहुलता प्रधान देश है। ठीक है, तो इसीलिए भाषा और धर्म के आधार पर यहाँ पर अल्पसंख्यक तय किए जाएंगे। धर्म के आधार पर जैसे मान लीजिए हिंदू बहुसंख्यक हैं तो मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, पारसी किसमें आ जाएंगे? अल्पसंख्यक में। और इनको अपनी संस्कृति, अपने परंपरा, अपने विशेष शिक्षा आदि से संबंधित ये संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए भी कार्य कर सकते हैं, अपनी भाषा की रक्षा के लिए भी कार्य कर सकते हैं। अब क्या अधिकार मिला है? देखिए, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब किस आधार पर अल्पसंख्यक? भाषा के आधार पर अगर अल्पसंख्यक हैं तो वो अपनी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी भाषा को संरक्षित रखने के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा लिपि को संरक्षित रखने के लिए, और इसमें क्या है, लिपि के साथ साथ संस्कृति है, लिपि और संस्कृति। तो यहां पर लिखा हुआ है संविधान में कि स्क्रिप्ट आर कल्चर, लिपि अथवा संस्कृति, इन आधारों पर ये क्या करते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने हितों का संरक्षण करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब दूसरी चीज इसी में 29(2) में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली बात कही गई अनुच्छेद 29(1) में कहा गया कि भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। वो इसको, ये क्या है? ये समुदाय विशेष से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? समुदाय विशेष के अधिकारों का रक्षा करता है। समुदाय विशेष के अधिकारों की रक्षा करता है, पहला। और दूसरा जो है, ये नागरिक के सम्मान की रक्षा करता है। दूसरा क्या है? नागरिक के सम्मान की रक्षा। नागरिक के सम्मान की रक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिक के सम्मान की रक्षा का क्या मतलब हुआ कि वह नागरिक किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, तो उसके आधार पर अगर राज्य द्वारा या राज्य निधि से अगर फंडिंग की जा रही है, पैसा दिया जा रहा है किसी शिक्षा संस्था को, तो उसके आधार पर मना नहीं किया जा सकता। फिर प्रश्न उठता है कि तो अगर कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा संस्थान है, तो वहां पर क्या सामान्य व्यक्ति भी या सामान्य नागरिक भी प्रवेश ले सकता है? तो हाँ, विशेष व्यवस्था की जाती है आरक्षण की कि अल्पसंख्यकों का विद्यालय है तो इतने % यहाँ पर क्या होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। शेष बची हुई सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों को भी दिया जा सकता है। बात समझ गए कि नहीं? तो ये बात समझ में आई आपको कि पहला आधार क्या था? समुदाय विशेष के लिए है, समुदाय विशेष के अधिकारों की रक्षा, और दूसरा क्या है? नागरिकों के सम्मान की रक्षा, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंधित हो। ठीक है, तो 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 30 है। 30 में 2 खंड हैं, अनुच्छेद
30(1) और 30(2). तो इसमें कहा गया कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, अगर अल्पसंख्यक चाहते हैं तो वो किसी भी अपने भाषा से, धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान के प्रशासन के लिए भी एक कमेटी गठित कर सकते हैं जो उनमें से, अच्छा, जिस समुदाय के द्वारा वो शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है उनमें से ही लोग होंगे। बात समझ आई कि नहीं? जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। दूसरी चीज क्या है कि ऐसे स्थापित, अर्थात भाषा या धर्म के आधार पर स्थापित शिक्षण संस्थान अगर कोई है तो राज्य सहायता देने में विभेद नहीं करेगा, भले ही वो अल्पसंख्यक वर्गों से ही संबंधित हो, भाषा के आधार पर या धर्म के आधार पर स्थापित किए गए शिक्षण संस्थान हो, लेकिन राज्य जब सहायता देगा तो इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। बस यही दो बातें थी इसमें केवल। तो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 31। आप लोगों को पता ही है कि अनुच्छेद 31 जो है निरसित है। अनुच्छेद 31 इसको निरसित किया जा चुका है। निरसित मतलब इसको समाप्त किया जा चुका है। और इसमें पहले था क्या? इसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को आपको पता है कि कई बार हम लोग कह भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं, संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है, यहां से निरसित कर दिया गया है मौलिक अधिकार के अंतर्गत से। और इसको 300A या 300 का भी लिखा रहता है, 300A या 300 का के अंतर्गत इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। क्या मान लिया गया है? ये कानूनी अधिकार। ठीक है।